नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है संविधान का। दिलचस्प है कि सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना थी और फिर भारत जैसे कई देशों ने मतलब इसे अपनाया। सही। ये असल में संविधान का एक परिचय है, या कहें तो उसका सार। हाँ, और वो मशहूर कानूनविद एन ए पालखीवाला ने तो इसे संविधान का पहचान पत्र कहा था। बिल्कुल। और ये पहचान पत्र आधारित है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर, जिसे संविधान सभा ने मंजूरी दी थी। अच्छा, वही दस्तावेज जिसने संविधान की दिशा तय की। हाँ, और बाद में 1976 में 42वें संशोधन से इसमें 3 शब्द और जोड़े हैं: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रस्तावना आखिर कहती क्या है, इसके मूल तत्व क्या हैं। जरूर। जो भी हमारे स्रोत बताते हैं उसके आधार पर बात करते हैं। तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। कितनी शक्तिशाली पंक्ति है। हाँ, यहीं से पता चलता है कि असली ताकत किसके हाथ में है। भारत के लोगों के। फिर ये भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का इरादा जाहिर करती है। बिल्कुल। और इसका लक्ष्य? सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और ये सब तय हुआ 26 नवंबर 1949 को। सही कहा। अगर हम इसे और सरल करें तो प्रस्तावना से देखा जाए तो 4 मुख्य बातें निकलती हैं। हाँ, कौन सी 4? पहला, संविधान की शक्ति का स्रोत कौन? भारत के लोग। दूसरा, भारत कैसा देश होगा? वो सारे शब्द: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। तीसरा, संविधान का मकसद क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता लाना। और चौथा, इसे अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949। ये 4 बिंदु इसकी बुनियाद हैं। तो इसमें कुछ बड़े और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेन। इसका क्या मतलब है? स्रोतों के मुताबिक इसका सीधा मतलब है कि भारत अब किसी बाहरी ताकत पर निर्भर नहीं है, अपने फैसले खुद लेगा, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या राष्ट्रमंडल या संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता इस संप्रभुता को कम करती है? अच्छा सवाल है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये सदस्यताएं भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं डालती। ये एक स्वैच्छिक जुड़ाव है। अच्छा, मतलब भारत जब चाहे अलग हो सकता है। हाँ। अब आते हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष पर, जो 1976 में जोड़े गए। हाँ, ये बाद में आए। हालांकि स्रोत बताते हैं कि ये विचार, ये भावनाएं संविधान में पहले से थीं, खासकर नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में। अनुच्छेद 25 से 28 में तो हैं ही। तो फिर इन्हें बाद में जोड़ने की क्या खास वजह रही होगी? क्या सिर्फ स्पष्ट करने के लिए? हाँ, काफी हद तक। और ये समझना जरूरी है कि भारत का समाजवाद वो रूस या चीन वाला साम्यवादी समाजवाद नहीं है, जहाँ सब कुछ सरकार का होता है। हाँ। यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद की बात है, जिसमें मिलीजुली अर्थव्यवस्था होती है, सरकारी और निजी क्षेत्र साथ साथ। मिश्रित अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसका लक्ष्य गरीबी, बीमारी, अज्ञानता और अवसर की असमानता खत्म करना है। और पंथ निरपेक्षता, ये भी पश्चिमी मॉडल से अलग है ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का समान आदर करता है, बल्कि उन्हें समर्थन भी दे सकता है। ये एक सकारात्मक पॉजिटिव अवधारणा है। और लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक, इसका मतलब सिर्फ वोट डालना तो नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर काफी जोर दिया था। बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र का मतलब है सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में। भारत में अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र है, जहां सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है। हाँ, लेकिन अंबेडकर जी की बात बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक बेकार है जब तक सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र। हाँ, यानी जिसका आधार हो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये तीनों मिलकर ही लोकतंत्र को असल मायने देते हैं। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तीनों अविभाज्य हैं और इसी से जुड़ा है गणराज्य या रिपब्लिक होना। हाँ, गणराज्य का मतलब है कि देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति चुना हुआ होगा, कोई वंशानुगत राजा नहीं। सत्ता किसी एक खानदान की जागीर नहीं। बिल्कुल। सत्ता जनता में निहित है। सरकारी पद सबके लिए खुले हैं, कोई खास वर्ग नहीं है जिसे विशेष अधिकार मिले हों।
दिलचस्प है कि न्याय का विचार रूसी क्रांति से प्रेरित बताया जाता है, जबकि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांसीसी क्रांति से। हाँ, ये प्रभाव दिखते हैं। तो ये प्रस्तावना सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, ये तो एक दर्शन है, एक फलसफा है। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा था कि प्रस्तावना वो कहती है जो हमने इतने लंबे समय से सोचा या सपना देखा था। बिल्कुल। और ठाकुरदास भार्गव ने तो इसे संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी कहा था। ये शब्द इसके महत्व को दर्शाते हैं। ये संविधान के मूल मूल्यों, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, सबको समेटे हुए है। बेशक, लेकिन इसकी कानूनी हैसियत पर थोड़ी बहस चली थी। हाँ, वो बेरुबारी यूनियन मामला। हाँ, 1960 में। तब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, मगर फिर वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला आया 1973 में। और उसमें कोर्ट ने अपनी राय बदल दी। बिल्कुल। कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी यही बात दोहराई गई। तो ये तय हो गया कि ये संविधान का हिस्सा है, लेकिन क्या इसे बदला जा सकता है, संशोधन हो सकता है इसमें? केशवानंद भारती मामले ने इसका भी जवाब दिया। कोर्ट ने कहा, हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। लेकिन संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदला जा सकता। अच्छा, वो बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात। हाँ, और इसी आधार पर 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ, जिससे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, उसे वैध माना गया। और ये अब तक का एकमात्र संशोधन है प्रस्तावना में। हाँ, पर यह याद रखना जरूरी है कि प्रस्तावना ना तो सरकार को कोई शक्ति देती है, ना ही उस पर रोक लगाती है, और इसे सीधे कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता। ये गैर न्यायिक है। तो कुल मिलाकर ये चंद पंक्तियां पूरे संविधान की आत्मा और दिशा तय करती हैं, एक तरह से मार्गदर्शक हैं। बिल्कुल। प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं की सोच, उनके सपनों का निचोड़ है। ये वो नींव है जिस पर हमारा राष्ट्र खड़ा है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। प्रस्तावना में जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के ऊंचे आदर्श रखे गए हैं, आज के भारतीय समाज में उनका आपसी संतुलन कैसा दिखता है? और इन सपनों को पूरी तरह हकीकत बनाने के लिए हमें और क्या करने की जरूरत है?